कल्पना कीजिए कि सुबह आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते हैं, चार्ट्स खोलते हैं और अचानक बाजार आपका इंतजार कर रहा हो। हर मूवमेंट आपके लिए लिखा हुआ हो और आप सिर्फ रिएक्टर नहीं, बल्कि रेसिंग ड्राइवर की तरह वहां हो। यह कहानी है उस इंसान की जिसने सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि खुद की सोच का सामना किया और उसे ब्रेक किया। वो था जेसी लिवरमोर, जिन्होंने मार्केट को अपनी ट्रिक सिखाई और लाखों को अपनी सोच के साथ हारने पर मजबूर किया। आज हम इसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं और पहला अध्याय आपको वो मानसिक शिफ्ट दिखाएगा जिससे हर स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल जाती है। चैप्टर 1, द मैन हु बीट द मार्केट। अपनी सोच बदलिए, बाजार आपके सामने झुकता है। पॉइंट 1, बाजार का सबसे बड़ा हथियार स्वयं की सोच को बदलना। लेखक कहते हैं, अगर आप बाजार को बदलना चाहें तो सबसे पहले खुद को बदलिए। लिवरमोर ने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत भावुक और अनुचित निर्णयों से की थी, लेकिन समय ने उन्हें यह सिखाया कि बाजार संयोग नहीं, संरचना देता है। उन्होंने जाना कि ट्रेंड आपका दोस्त है और उसी ने उन्हें पहचान दिलाई कि बाजार में हर मूवमेंट के पीछे एक हिस्टोरिया होती है। असली चुनौती तब आई जब उन्होंने सिर्फ चार्ट्स देखने छोड़ दिए और मानसिक स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ये समझा कि मार्केट मूड, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग साइकिल को पढ़कर ही आप उसकी दिशा पकड़ सकते हैं। यही शिफ्ट आपके सोच को ट्रेडर से मास्टरमाइंड बना देता है। पॉइंट 2, वेटिंग फॉर योर मोमेंट। मेन इवेंट दिखाई दे तभी एंट्री ले। जेसी ने यह भी समझा कि अचानक राशिफल वाली एंट्री बेकार होती है। उन्होंने बताया कि जब बाजार की मौन तैयारी खत्म होती है, कंसोलिडेशन और अचानक एक जोशपूरक मूव आता है, वही उनका मेन इवेंट होता है। उदाहरण, लिवरमोर ने कभी बड़े मूव ठीक ब्रेकआउट पर पहले एंट्री नहीं ली। पहले बेस में आराम से प्राइस को पढ़ा, फिर बड़े खिलाड़ी की तरह अंदर गए। उनका मानना था, नॉइस छोड़ो, स्ट्रक्चर को समझो। उन्होंने बाजार में ताकत और कमजोरी की पहचान वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन से की और उस समय एंट्री ली जब मार्केट की रीडिंग उच्चतम स्पष्ट हो। पॉइंट 3, सबसे बड़ा जोखिम आपका कैपिटल नहीं, आपकी मूड है। कई लोग सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब कैपिटल बचना है, लेकिन लेखक बताते हैं कि जेसी का सबसे बड़ा रिस्क था इमोशनली अनस्टेबल मूड। वो कहते हैं कि एक गलत मूड एक पूरे ट्रेड को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि मन खुद एसएल हटा देता है, टारगेट नष्ट कर देता है और स्ट्रैटेजी को बदलकर इमोशन से भर देता है। इसलिए उन्होंने इमोशंस को ठीक से मैनेज किया, अपने नियमों को पहले से तय किया, एंट्री, एसएल, रिस्क, एग्जिट, और उस पर अडिग रहे, भले मार्केट कोई भी ड्रामा क्यों न करे। चैप्टर 2, मार्केट ट्रिगर स्ट्रैटेजी। कब हमला करना है, यह जानना ही जीत है। पॉइंट 1, ट्रेंड की शुरुआत पहचानना है कला, अनुमान नहीं। जब कोई ट्रेंड बनता है तो वो अचानक नहीं बनता। इसके पहले एक शांत मगर बहुत महत्वपूर्ण तैयारी होती है, जिसे लेखक अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। यहीं से ट्रिगर की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि बड़े ट्रेडर कभी एक ही बार में मार्केट में नहीं घुसते। वो छोटे छोटे हिस्सों में पोजीशन बनाते हैं जिससे कीमत ज्यादा हिले नहीं, और यही वो समय होता है जब प्राइस लगभग रेंज में चलता है। बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, लेकिन वॉल्यूम के अंदर हलचल शुरू हो चुकी होती है। जेसी लिवरमोर ने सिखाया कि जब यह शांत मोड अचानक वॉल्यूम के साथ टूटता है, वही असली ट्रिगर आता है। अगर आपने इस पैटर्न को पहचान लिया तो एंट्री आपको शेर की तरह मिलेगी। बाकियों को तब पता चलता है जब मार्केट भाग चुका होता है। पॉइंट 2, ट्रिगर स्ट्रैटेजी। 3 सिग्नल जो एंट्री से पहले दिखते हैं। लेखक के अनुसार ट्रिगर तब कंफर्म होता है जब 3 चीजें साथ में दिखाई दे। पहला, रेंज का टॉप या बॉटम ब्रेक हो रहा हो। दूसरा, ब्रेकआउट पर वॉल्यूम सामान्य से ज्यादा हो। और तीसरा, मोमेंटम इंडिकेटर जैसे आरएसआई या मैक्ड प्राइस की दिशा में सपोर्ट दे। अगर ये तीनों चीजें दिख रही हैं तो समझ लीजिए कि स्मार्ट मनी ने एक्शन शुरू कर दिया है और अब एंट्री का सही वक्त है। लेकिन लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि कभी भी सिर्फ एक सिग्नल पर भरोसा न करें। एक मजबूत ट्रेडिंग निर्णय तभी लिया जाता है जब कंफर्मेशन के कई स्तर हों। यह वही बात है जिसे लिवरमोर बार बार दोहराते थे, तैयारी के बिना ट्रेडिंग युद्ध में बिना हथियार के जाने जैसा है। पॉइंट 3, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें।
मानसिकता और डेटा दोनों जरूरी है। ट्रिगर स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी चुनौती है फॉल्स ब्रेकआउट्स, यानी प्राइस का अचानक मूव दिखाना और फिर वापस रेंज में लौट जाना। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी, और दूसरा, ट्रेडर्स का ओवर रिएक्शन। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए लेखक दो उपाय बताते हैं। एक तो ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस का सस्टेन करना देखो, क्या वो स्तर के ऊपर टिक रहा है या तुरंत गिर रहा है। दूसरा, वॉल्यूम पर खास ध्यान दो, अगर ब्रेकआउट कमजोर वॉल्यूम के साथ हो तो सावधान रहो। लेखक कहते हैं कि यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि हर ब्रेकआउट पर नहीं भागेंगे, बल्कि 2 मिनट का इंतजार करेंगे, तो आप मार्केट के शिकार नहीं बल्कि मास्टर बनेंगे। चैप्टर 3, रिस्क को मारना ही असली मास्टरी है। जब आप बच सकते हैं तभी जीत सकते हैं। पॉइंट 1, कैसे नहीं हारना है, यह सवाल ही आपको प्रो बना देगा। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इस सोच के साथ मार्केट में आते हैं कि आज कितना कमाऊंगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच उल्टी होती है। वो सबसे पहले ये सोचते हैं, अगर गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। लेखक अपने अनुभवों से बताते हैं कि उन्होंने जितने भी बड़े लॉसेस झेले, वो तब हुए जब उन्होंने रिस्क का अंदाजा लगाए बिना ट्रेड लिया। एक बार उन्होंने एंटायर कैपिटल का 50% एक ही स्टॉक में झोंक दिया, क्योंकि उन्हें पक्का लग रहा था। लेकिन मार्केट ने उल्टी चाल चल दी, इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया, किसी भी ट्रेड में कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं लगाना और पूरे पोर्टफोलियो पर 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। यह छोटा सा नियम जितना सिंपल लगता है उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि ट्रेडिंग में जिंदा रहना सबसे पहला गोल है। क्योंकि जब तक आप मैदान में हैं तब तक मौके आपके हैं। पॉइंट 2, स्टॉप लॉस लगाना डरपोकों का काम नहीं, ये समझदारों की रणनीति है। लेखक ने अपने शुरुआती दौर में स्टॉप लॉस लगाने को कमजोरी समझा था। उन्हें लगता था कि अगर मैं सही हूं तो प्राइस खुद ही मेरी तरफ आएगा। लेकिन मार्केट ने उन्हें बार बार सिखाया कि प्राइस को आपकी सोच से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्टॉप लॉस को इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझा, तब जाकर चीजें बदलने लगी। एक उदाहरण उन्होंने दिया, एक बार उन्होंने एक स्टॉक में $100 पर एंट्री की और $95 पर स्टॉप लॉस रखा। मार्केट नीचे गया और एसएल हिट हो गया। 2 दिन बाद वही स्टॉक $80 पर पहुंच गया, यानी उन्होंने $5 का नुकसान लिया, लेकिन $20 के नुकसान से बच गए। यहां सीख ये है, स्टॉप लॉस न लगाना, ईगो से ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप प्रोफेशन है तो स्टॉप लॉस आपका सबसे वफादार दोस्त है। पॉइंट 3, पोजीशन साइजिंग वही सबसे छुपा हुआ रहस्य है जो आपको टिकाए रखता है। अगर दो ट्रेडर्स एक ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन एक 10 स्टॉक्स खरीदता है और दूसरा 1000, तो दोनों की कहानी अलग हो जाती है। यही है पोजीशन साइजिंग का कमाल। लेखक बताते हैं कि उन्होंने ये कला सालों में सीखी। शुरुआत में जब कोई ट्रेड सही जाता था तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगली बार बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेते थे और वही भारी नुकसान होता था। उन्होंने फिर नियम बनाया, अपनी $100 रिस्क पहले तय करो, यानी आप एक ट्रेड में सिर्फ कितना नुकसान झेल सकते हो, $200, $500 या 1000। फिर उसी के हिसाब से पोजीशन साइज निकालो। इस तरह ट्रेडिंग एक प्लान बन जाती है, न कि एक जुआ। और ये वही रणनीति है जो आपको कंसिस्टेंट बनाती है, क्योंकि बड़े लॉसेस नहीं होंगे तो डर भी नहीं होगा, और जब डर नहीं होगा तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। चैप्टर 4, परफेक्ट एंट्री से पहले के 5 टेस्ट। जीत वहीं से शुरू होती है। पॉइंट 1, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले खुद से 5 सवाल पूछो। यही तुम्हारा रेड कारपेट है। मार्केट में ट्रेड लेना आसान है, बस बटन दबाओ और काम हो गया। लेकिन सही ट्रेड लेना, यानी वो ट्रेड जो लॉजिक, पैटर्न, रिस्क और साइकोलॉजी के टेस्ट पर खरा उतरता हो, वो एक कला है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि उन्होंने हर उस ट्रेड पर गौर किया जो सफल रहा और पाया कि वो 5 कॉमन क्वालिटी पूरी करते थे। पहला टेस्ट है टेक्निकल स्ट्रक्चर, यानी क्या स्टॉक सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है। दूसरा, वॉल्यूम का सपोर्ट है या नहीं। सिर्फ प्राइस की मूवमेंट कुछ नहीं कहती जब तक वॉल्यूम उसे सपोर्ट न करे। तीसरा, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, क्या निफ्टी बाजार अपट्रेंड में है या डाउनट्रेंड में। चौथा, टाइमिंग, क्या एंट्री सही टाइम पर हो रही है या देर से कूद रहे हो। और पांचवा, आपका खुद का इमोशन स्टेट,
क्या आप शांत हैं या लालच डर में ट्रेड कर रहे हो? जब ये पांचों टेस्ट पास हो तभी एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ये चेकलिस्ट आपके रॉकेट को लॉन्च पैड से उड़ान के लिए तैयार करती है। पॉइंट 2, ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन प्रिप्लान्ड एंट्री आपको बचा लेती है। बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर कूद पड़ते हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं होता या मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव होता है। नतीजा, ब्रेकआउट फेल होता है और वो लॉस में फंस जाते हैं। लेखक बताते हैं कि उनका ब्रेकआउट ट्रेडिंग का तरीका बड़ा डिसिप्लिन है। वो सबसे पहले प्राइस को ब्रेकआउट जोन में पहुंचने देते हैं, फिर वॉल्यूम देखते हैं, फिर 15 मिनट की कैंडल को वेट करते हैं कि वो क्लोज कहाँ होता है। अगर सब कुछ ठीक हो तो वो एंट्री करते हैं, लेकिन तभी जब स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों क्लियर हो। उन्होंने एक बार एक स्टॉक को 120 पर ब्रेकआउट करते देखा, लेकिन वॉल्यूम कम था और मार्केट डाउन था। उन्होंने वेट किया। अगले दिन वही स्टॉक 115 पर था, यानी फॉल्स ब्रेकआउट। पॉइंट ये है, एंट्री सिर्फ ब्रेकआउट देखकर नहीं होती। एंट्री तब होती है जब सारे फैक्टर्स एक साथ काम करें, तभी रिजल्ट भी आएगा। पॉइंट 3, बिना ट्रिगर के ट्रेड लेना, यानी बंदूक चलाने से पहले गोली डालना भूल जाना। एक बहुत बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो है प्रीमैच्योर एंट्री, यानी ट्रेड सेटअप अभी बना भी नहीं, लेकिन उन्हें लगता है यही मौका है और वो एंट्री कर लेते हैं। लेखक बताते हैं कि उनका एक गोल्डन रूल है, बिना ट्रिगर के एंट्री नहीं, यानी एक्शन तभी जब कैंडल पैटर्न, वॉल्यूम और लेवल सभी मिलकर संकेत दें। एक बार उन्होंने एक स्टॉक में सपोर्ट के पास वेट किया, बाकी लोग कूद गए, लेकिन उन्होंने वेट किया कि प्राइस उस लेवल से रिवर्स करे या नहीं। 2 दिन बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग बनी, वहीं से उन्होंने एंट्री ली और स्टॉक 15% ऊपर गया। इससे सीख मिलती है, ट्रेडिंग में धैर्य ही ताकत है। जो पहले कूदते हैं वो पहले गिरते हैं, जो सिग्नल का इंतजार करते हैं वो सिस्टम से जीतते हैं। चैप्टर 5, प्रॉफिट बढ़ाना और एग्जिट की साइंस। रॉकेट उड़ाना तो आता है, अब सही टाइम पर लैंड कैसे करें? पॉइंट 1, एंट्री बताती है तुम शुरू कहां से करोगे, लेकिन एग्जिट तय करता है तुम जीतोगे या नहीं। जब भी कोई ट्रेडर सफल होता है, लोग उससे उसकी एंट्री पूछते हैं, लेकिन असली सवाल होना चाहिए, तू निकला कब था? ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जिट तो सब कुछ है। बहुत सारे ट्रेडर्स सही एंट्री के बाद भी नुकसान करते हैं, क्योंकि वो सही टाइम पर एग्जिट नहीं लेते। लेखक यहां एक बेहद दिलचस्प बात बताते हैं, हर ट्रेड 2 चीजें बताता है, एक प्रॉफिट पोटेंशियल और दूसरा रिस्क एक्सपोजर। पर इन दोनों के बीच संतुलन बैठाना आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। एग्जिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बुक करना नहीं होता, बल्कि वो एक रूल बेस्ड साइंस है, जिसमें आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेड का मोमेंटम और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझदारी से लगाते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक ट्रेड में उन्होंने 3 आर का टारगेट तय किया था, लेकिन ट्रेड ने मोमेंटम दिखाया और उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से उसे 5 आर तक जाने दिया। यानी एग्जिट एक आर्ट भी है और साइंस भी। इसे इमोशन से नहीं, सिस्टम से तय किया जाता है। पॉइंट 2, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, जीत के सफर में रुककर पानी पीना। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि स्टॉक आपके फेवर में चल रहा है, लेकिन पूरी दूरी तय नहीं कर रहा। ऐसे में एक प्रोफेशनल ट्रिक है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। लेखक बताते हैं कि वो अक्सर 2 या 3 पार्ट में पोजीशन को एग्जिट करते हैं। पहला हिस्सा जब ट्रेड एक आर तक पहुंचे, यानी रिस्क जितना प्रॉफिट मिल जाए, तब 30% बुक कर लेते हैं। इससे उनका मन शांत हो जाता है कि कुछ तो जेब में है। दूसरा हिस्सा तब निकलता है जब ट्रेड मोमेंटम पकड़ता है और रेजिस्टेंस की ओर बढ़ता है, वहां पर 50% और निकालते हैं। बाकी का 20% वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने देते हैं, ताकि अगर कोई बड़ा मूव आए तो वो उसे पकड़ पाए। इस पार्शियल एग्जिट स्ट्रैटेजी से 2 फायदे होते हैं, 1, भावनात्मक नियंत्रण बना रहता है और 2, बड़े ट्रेंड का लाभ मिल सकता है। यही वो तरीका है जिससे ट्रेडिंग प्रोफेशन लगती है, वरना पूरा पोजीशन एक बार में निकालना या घबराकर सब बेच देना, ये नौसिखिए की निशानी है। पॉइंट 3, एग्जिट सिर्फ चार्ट पर नहीं, माइंडसेट में भी होता है। कई बार लोग टेक्निकल एनालिसिस से परे होकर एग्जिट करते हैं, जैसे डर के कारण या लालच में आकर। लेकिन असली एग्जिट वो होता है जो एक सिस्टम पर आधारित हो और उस सिस्टम के पीछे एक शांत माइंड हो।
लेखक बताते हैं कि उन्होंने कई बार देखा है कि लोग ट्रेड अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट 2 से 3% हो जाता है, वो घबरा जाते हैं कि कहीं चला न जाए और एग्जिट कर लेते हैं, जबकि उस समय चार्ट पर कोई एग्जिट सिग्नल नहीं होता। यानी एग्जिट उनका माइंड तय कर रहा होता है, न कि सिस्टम। इसीलिए लेखक इस चैप्टर में ट्रेड जर्नल की बात करते हैं, जहां हर एग्जिट का लॉजिक लिखा जाए। इससे आपको यह समझ आता है कि आप क्यों निकले और अगली बार वो गलती न दोहराएं। एक ट्रेड का एग्जिट क्लियर होना चाहिए, या तो टारगेट हिट हो, या स्टॉप लॉस, या कोई खास सिग्नल जो पहले से तय हो। इस तरह ट्रेडिंग इमोशन नहीं रहती, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह बन जाती है। चैप्टर 6, न्यूज, वोलाटिलिटी और स्विंग ट्रेडर की रणनीति। जब बाजार पागल हो जाए तो शांत कैसे रहें? पॉइंट 1, न्यूज मार्केट को हिलाती है, लेकिन सिस्टम तय करता है तुम कैसे हिलोगे। बाजार में कोई बड़ी खबर आती है, जैसे इंटरेस्ट रेट कट, कंपनी का तगड़ा रिजल्ट, या फिर कोई ग्लोबल घटना, तो स्टॉक्स झूले की तरह ऊपर नीचे झूलने लगते हैं। ऐसे में एक स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होता है, क्या इस खबर के हिसाब से मैं अपना ट्रेड बदल दूं? लेखक यहां साफ कहते हैं, न्यूज को रिएक्ट मत करो, उसे अपने सिस्टम में इनबिल्ट करो। इसका मतलब है कि जब भी कोई खबर आए, आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या वो खबर आपके टेक्निकल सेटअप को तोड़ती है। अगर नहीं, तो ट्रेड में रहो। लेखक कई बार ऐसे उदाहरण देते हैं जहां खबर आई, लेकिन उनके सिस्टम ने उन्हें इमोशनल डिसीजन लेने से रोका। जैसे एक बार किसी कंपनी के क्वार्टरली नतीजे धमाकेदार आए, लेकिन स्टॉक ने रेजिस्टेंस के बाद गिरावट दिखाई। उन्होंने लॉजिक को फॉलो किया, न्यूज को नहीं। यही अंतर है प्रोफेशनल और नए ट्रेडर में। न्यूज को इमोशन की तरह नहीं, डेटा की तरह देखो। तभी मार्केट के शोर में भी तुम्हारी स्क्रीन पर सन्नाटा बना रहेगा। पॉइंट 2, वोलेटिलिटी का मतलब रिस्क नहीं, बल्कि मौका भी हो सकता है। बहुत सारे लोग वोलेटिलिटी से डरते हैं, और मानो डरना लाजमी है, क्योंकि जब 5 मिनट में कैंडल 3% ऊपर नीचे हो, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पर लेखक इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। वोलेटिलिटी केओस नहीं, बल्कि क्लैरिटी का रास्ता भी बनाती है। कई बार जब मार्केट बहुत शांत होता है, तब ट्रेडर सेटअप पकड़ नहीं पाते, लेकिन जब हलचल होती है, तब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन साफ दिखता है। वोलेटिलिटी मोमेंटम ट्रैप को तोड़ती है और असली मूव का रास्ता बनाती है। इसलिए वोलेटिलिटी के समय स्टॉप लॉस टाइट मत रखो, बल्कि पोजीशन साइज घटा दो। इससे रिस्क कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ट्रेड ब्रीदिंग स्पेस ले सकेगा। और हां, अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट्स। हाई वोलेटिलिटी में फेक मूव्स भी ज्यादा होते हैं, इसलिए कॉन्फर्मेशंस का इंतजार जरूरी है। लेखक यही कहते हैं, जब मार्केट हिल रहा हो तो डरो मत। सोचो कि यह रफ्तार तुम्हारे ट्रेड को कहां तक ले जा सकती है। बस सीट बेल्ट यानी सिस्टम पहनकर चलो। पॉइंट 3, इकोनॉमिक कैलेंडर, रिस्क इवेंट्स और प्रिपेयर्डनेस की कला। स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट तक सीमित नहीं है। अगर आप वाकई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगली बड़ी न्यूज कब आने वाली है। लेखक सलाह देते हैं कि हर ट्रेडर को सप्ताह की शुरुआत में इकोनॉमिक कैलेंडर जरूर देखना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से दिन बड़े इवेंट्स हैं, जैसे आरबीआई मीटिंग, सीपीआई डेटा, यूएस एनएफपी डेटा, एफओएमसी बयान, या कंपनी के अर्निंग्स। ऐसे इवेंट से पहले ट्रेंड वीक हो सकता है, या फेक ब्रेकआउट ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए या तो इन दिनों ट्रेड मत करो, या खास स्ट्रैटेजी रखो, जैसे छोटा पोजीशन साइज, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग, या टाइटर स्टॉप लॉसेस। प्रिपेयर्डनेस यही खत्म नहीं होती। लेखक बताते हैं कि उन्होंने हर बड़ी न्यूज के बाद 10 से 15 मिनट तक कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा, बल्कि सिर्फ प्राइस एक्शन का वेट किया। यह धैर्य ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। जानना कब ट्रेंड पकड़ना है और कब शांति से बैठना है। न्यूज को सरप्राइज मत बनने दो, उसे पहले से रडार पर रखो और फिर फैसला करो। चैप्टर 7, मन, मंथन और मार्केट। स्विंग ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, जो चार्ट से भी ज्यादा जरूरी है। पॉइंट 1, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बस सही चार्ट पैटर्न, बढ़िया एंट्री और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मिल जाए, फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि असली संघर्ष बाहर के कैंडल से नहीं, अपने ही दिमाग के अंदर चल रही आवाजों से है।
लेखक बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना जरूरी है। लालच, डर, उम्मीद और पछतावे की ये चार भावनाएं हर ट्रेड के साथ जुड़ती है। उदाहरण के लिए, जब एक स्टॉक अचानक ऊपर भागने लगे तो हमारे अंदर लालच उठता है, कहीं ये मौका छूट न जाए। लेकिन यही सोच हमें बिना सेटअप के जंप करा देती है और बाद में नुकसान में डाल देती है। इसी तरह जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगता है तो हम डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं, इवन जब सिस्टम कहता है कि रुको। लेखक साफ कहते हैं, ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज जितनी ही जरूरी है। हर दिन एक तरह की मानसिक जिम्नास्टिक है, जहां आपको अपने विचारों, इमोशंस और ट्रेड के बीच सामंजस्य बिठाना होता है। पॉइंट 2, जब आप ट्रेडिंग में हारते हैं तो सबसे पहले खुद को ब्लेम मत कीजिए, सीखिए। ट्रेडिंग में नुकसान होगा, ये गारंटी है, लेकिन उससे कैसे डील करना है, यही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जब किसी ट्रेड में पैसा खोते हैं तो खुद को कोसते हैं, काश मैं वहां एंट्री नहीं करता, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। लेखक यहां एक पावरफुल बात कहते हैं, लॉस एक टीचर है, लेकिन अगर तुम हर बार उसे गाली दोगे तो वो पढ़ाना बंद कर देगा। हर लॉस के पीछे एक कहानी होती है। क्या आपने सेटअप फॉलो किया? क्या आपने जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया? क्या आपकी एग्जिट जल्दी हो गई? अगर आप हर लॉस के बाद 10 मिनट बैठकर उसे एनालाइज करें, बिना गुस्से और पछतावे के, तो आपकी लर्निंग स्पीड दोगुनी हो जाएगी। लॉस से डरिए मत, उसे डॉक्यूमेंट कीजिए। एक प्रैक्टिकल टिप, लॉस जर्नल बनाइए। हर हफ्ते देखिए कि कौन सी गलतियां बार बार हो रही हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। पॉइंट 3, डिसिप्लिन और पेशेंस, ट्रेडर का असली हथियार। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे मुश्किल होती है, डिसिप्लिन और पेशेंस। लेखक कहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक शौकिया ट्रेडर में फर्क ये नहीं कि किसका सिस्टम बेहतर है, बल्कि यह है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट तरीके से उसी सिस्टम को फॉलो करता है। बहुत बार आपको 3 से 4 दिन कोई सही ट्रेड नहीं मिलेगा, मार्केट बोरिंग लगेगा और आपके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, चलो कुछ तो खरीद लेते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर अपने आप को कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन सिर्फ एग्जिट तक सीमित नहीं है, वो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल को तय करता है। कितने बजे आप मार्केट खोलते हैं, कब रिसर्च करते हैं, कब कट ऑफ मानते हैं कि आज ट्रेड नहीं लेंगे। पेशेंस का मतलब है अच्छा सेटअप आते तक इंतजार करना, और जब सेटअप आए तो उसे पूरा खेलने की हिम्मत रखना। ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। अगर आप रोज एक जैसा सोच सकते हैं, बिना ऊब के, बिना पैनिक के, तो आप असली ट्रेडर बन रहे हैं। चैप्टर 8, रियल ट्रेड्स की इनसाइड स्टोरी, कैसे एक स्विंग ट्रेडर मार्केट को पढ़ता है और फैसले लेता है। पॉइंट 1, हर ट्रेड एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक पैटर्न। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हर ट्रेड महज एक नंबर या चार्ट नहीं होता, वो एक कहानी होती है। कहानी जिसमें एक शुरुआती सस्पेंस होता है, चार्ट पैटर्न, एक मोड, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और फिर एक क्लाइमैक्स, प्रॉफिट या स्टॉप लॉस। लेखक हमें बताते हैं कि रियल ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है प्राइस एक्शन को समझना, नॉट सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा करना। एक अच्छे ट्रेडर की नजर सिर्फ मूविंग एवरेज या आरएसआई पर नहीं होती, बल्कि वो ये देखता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक ने 2 हफ्ते से एक ही रेंज में कंसोलिडेट किया है और फिर एक भारी वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं, बल्कि एक संभावित स्टोरी का पहला पन्ना हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप ये कहानी पढ़ पा रहे हैं? ट्रेड लेने से पहले लेखक हमेशा 3 बातों पर ध्यान देने को कहते हैं। 1, स्टॉक की पिछली प्राइस हिस्ट्री। 2, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वॉल्यूम सपोर्ट। और 3, ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट। अगर तीनों बातें मेल खा रही हैं, तभी कहानी आगे बढ़ती है। पॉइंट 2, एंट्री के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, ट्रेड मैनेजमेंट। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि एंट्री सबसे जरूरी है, लेकिन लेखक इसे मानते हैं सिर्फ शुरुआत। असली ट्रेडिंग तो एंट्री के बाद शुरू होती है। कब पोजीशन होल्ड करनी है, कब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, कब स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने किसी स्टॉक में 200 रुपए पर एंट्री ली और आपका टारगेट 240 है, लेकिन स्टॉक 220 तक जाता है और फिर उल्टा मुड़ने लगता है। अब सवाल यह है,
क्या आप वहां पार्शियल प्रॉफिट लेंगे? क्या स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ले आएंगे? या फिर इमोशनल होकर पूरी पोजीशन पकड़ के बैठेंगे? लेखक साफ कहते हैं कि ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है डायनामिक थिंकिंग। हर कैंडल के साथ स्थिति बदल सकती है और आपको उसी हिसाब से अपने प्लान को एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए प्री डिफाइंड रूल्स जरूरी है, जैसे 20% मूव होने पर आधी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा या ट्रेलिंग एसएल एक कैंडल पीछे कर दूंगा। याद रखिए, एंट्री से पैसा नहीं बनता, एग्जिट से बनता है। पॉइंट 3, गलतियां होंगी, लेकिन उन्हें दोहराना आत्मघाती है। कोई भी ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती है, लेकिन जो ट्रेडर उन्हें पहचान लेता है और दोबारा न दोहराने की क्षमता रखता है, वही आगे बढ़ता है। लेखक खुद भी कई बार इंपल्सिव ट्रेड्स कर चुके हैं, बिना वॉल्यूम चेक किए या एफओ में आकर गलत एंट्री ली, लेकिन उन्होंने उन हर गलती को डॉक्यूमेंट किया, सीखा और अगली बार बचने की रणनीति बनाई। एक आसान और असरदार तरीका है ट्रेड रिव्यू शीट बनाना। इसमें हर ट्रेड के बाद 5 सवाल खुद से पूछो। 1, क्या मैंने ट्रेड प्लान के हिसाब से एंट्री ली? 2, क्या मेरी पोजीशन साइज सही थी? 3, क्या एग्जिट समय पर किया? 4, क्या मैंने किसी इमोशन में आकर डिसीजन लिया? 5, अगली बार इससे क्या सीख सकते हैं? ये 5 सवाल अगर आप हर हफ्ते खुद से पूछें, तो आप हफ्तों नहीं, महीनों में बदलेंगे। चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल एलोकेशन, स्विंग ट्रेडर की इनविजिबल आर्मोर। पॉइंट 1, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अनजाना रिस्क लेना आत्मघात है। मार्केट में हर ट्रेड एक अवसर है, लेकिन हर अवसर के साथ एक जोखिम भी आता है। नए ट्रेडर्स अक्सर सिर्फ रिवॉर्ड देखते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो मैं 30% बना लूंगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर उल्टा गया तो क्या होगा। लेखक हमें बार बार एक सिद्धांत पर टिके रहने को कहते हैं, रिस्क पहले गिनो, रिवॉर्ड बाद में देखो। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहला कदम है अपनी कैपिटल का सुरक्षा कवच बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कायर बने, बल्कि ये समझदारी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए है, तो हर ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क लिया जाए? लेखक इसके लिए एक फॉर्मूला देते हैं, 1% रिस्क रूल, यानी हर ट्रेड में आप सिर्फ 1% यानी 5,000 रुपए का रिस्क ले। इसका मतलब अगर किसी स्टॉक का स्टॉप लॉस 10 रुपए है, तो आप सिर्फ 500 शेयर ही खरीद सकते हैं। यह सीमित रिस्क आपको 2 बड़े लाभ देता है। 1, मानसिक शांति, क्योंकि नुकसान कंट्रोल में रहेगा। 2, आपके खाते की लंबी उम्र, क्योंकि एक ही झटके में पूरा अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा। रिस्क नाप कर लेना ही असली ट्रेडिंग है, बाकी सब सट्टा है। पॉइंट 2, पोजीशन साइजिंग, छोटे कदम, बड़ा सफर। अब मान लीजिए आपने 10 अच्छे ट्रेड्स की पहचान की है। क्या आप सब में बराबर पैसा लगाएंगे, या फिर एक में ज्यादा, दूसरे में कम? यही आता है पोजीशन साइजिंग का कमाल। ये एक गणितीय तरीका है ये तय करने का कि किसी खास ट्रेड में कितनी क्वांटिटी ली जाए, ताकि रिस्क आपके नियमों के भीतर रहे। लेखक एक आसान तरीका बताते हैं, एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से पोजीशन साइज तय करना। अगर किसी स्टॉक का एटीआर ज्यादा है, यानी वो बहुत वॉलेटाइल है, तो उसमें छोटी क्वांटिटी ले, और अगर एटीआर कम है, यानी स्टेबल मूव करता है, तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। एक और तरीका है कन्विक्शन बेस्ड एलोकेशन, जहां आप हाई कॉन्फिडेंस सेटअप्स में थोड़ा ज्यादा कैपिटल एलोकेट करते हैं और बाकी में कम। लेकिन ये तभी करें जब आपने खुद पर कंट्रोल और सिस्टम में विश्वास बना लिया हो, वरना इमोशन ड्रिवन एलोकेशन खतरनाक हो सकता है। पोजीशन साइजिंग वो नींव है जिस पर आपका ट्रेडिंग बिल्डिंग टिका होता है। अगर ये असंतुलित है, तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी बढ़िया हो, पूरा ढांचा गिर सकता है। पॉइंट 3, कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी, हर अंडा अलग टोकरी में। कैपिटल एलोकेशन का मतलब है आप अपने पूरे ट्रेडिंग पैसे को कैसे बांटते हैं, ताकि न तो आप ओवर एक्सपोज हो और न ही अपॉर्चुनिटी मिस करें। लेखक की फिलॉसफी बड़ी साफ है, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में भी रेलेवेंट है। अगर आपने एक ही सेक्टर के 4 स्टॉक्स में पैसे लगा दिए और उस सेक्टर पर कोई नेगेटिव खबर आ गई, तो सब एक साथ डूब जाएंगे। इसलिए सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात है स्टैगर्ड एलोकेशन, यानी सारे पैसे एक साथ किसी ट्रेड में झोंकने की बजाय पोजीशन को अलग अलग स्तर पर बिल्ड करना। इससे आप मार्केट की चाल के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहते हैं
कैपिटल एलोकेशन का मतलब है प्रोटेक्ट फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। अगर आप कैपिटल को जिंदा रख सकते हैं तो मौके बार बार आएंगे। लेकिन अगर आपने एक ही गलत एलोकेशन में सब कुछ दांव पर लगा दिया तो मार्केट आपको दूसरा मौका नहीं देगा। चैप्टर 10, कंसिस्टेंसी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहां खेल असली शुरू होता है। पॉइंट 1, माइंडसेट। खेल चार्ट का नहीं, दिमाग का है। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट में जीतना बस एक बढ़िया सिस्टम, अच्छे सेटअप्स और सही टाइमिंग का खेल है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। मार्केट में सबसे मुश्किल चीज है अपने दिमाग पर काबू पाना। जब एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो तो लालच हावी हो जाता है और हम जल्दी बुक कर लेते हैं। जब लॉस में चल रहा हो तो उम्मीद जकड़ लेती है और हम ट्रेड को खींचते रहते हैं। लेखक बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% टेक्निकल्स। एक स्विंग ट्रेडर को सबसे पहले यह समझना होता है कि लॉस एक सामान्य हिस्सा है इस खेल का। उसे न तो डर से देखना है, न शर्म से, बल्कि लॉस से सीख लेना है। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कंट्रोल में था या नहीं। ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब है नेक्स्ट ट्रेड इज जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी। न ज्यादा एक्साइटेड, न ज्यादा डर। एक शांत, तटस्थ सोच वाला ट्रेडर ही लगातार आगे बढ़ता है। पॉइंट 2, कंसिस्टेंसी। सिस्टम पे भरोसा और डिसिप्लिन से सफलता। हर नया ट्रेडर कभी न कभी एक सवाल जरूर पूछता है, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पैसा दिलाएगी। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि असली सवाल यह होना चाहिए, मैं किस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकता हूं। लेखक के अनुसार मार्केट में सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, बल्कि वो है जो एक सिंपल सिस्टम को बिना डगमगाए एक्जीक्यूट करते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी कभी कभी फेल होगी, लेकिन अगर आपने उसे लंबे समय तक डिसिप्लिन तरीके से अपनाया तो वो आपको कंपाउंडिंग एज दे सकती है। हर स्ट्रैटेजी को आपको बैकटेस्ट करना है, जर्नल में रिकॉर्ड रखना है और रेगुलर रिव्यू करना है। यही फीडबैक लूप आपको बार बार बेहतर बनाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बोरिंग बन जाना, क्योंकि बोरिंग ट्रेडिंग ही सस्टेनेबल ट्रेडिंग है। लगातार वही सिस्टम, वही रूल्स और वही डिसिप्लिन, बस इसी में मास्टरी छिपी है। पॉइंट 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, एक प्रोफेशनल है। लेखक एक बेहद शक्तिशाली विचार साझा करते हैं, मार्केट में सफल होने के लिए आपको सिर्फ सोच बदलनी नहीं है, अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। जब तक आप खुद को एक पार्ट टाइम ट्रेडर मानेंगे, जब तक आप सोचेंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तब तक मार्केट भी आपको सीरियसनेस से नहीं लेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है आप खुद को प्रोफेशनल माने, चाहे आप अब तक प्रॉफिट में न भी हो। इसका असर यह होगा कि आप अपने हर ट्रेड को एक प्रो की तरह लेंगे। आप रूटीन बनाएंगे, जर्नल लिखेंगे, रिस्क गिनेंगे और हर नुकसान को फीडबैक की तरह लेंगे। यहां एक अभ्यास बहुत काम का है। हर हफ्ते एक बार बैठिए, अपने पूरे सप्ताह के ट्रेड्स को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह किया गया था। अगर जवाब नहीं है तो अगली बार सुधार करें। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को गढ़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नए रहस्य सीखे हो तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प बात क्या लगी। ऐसी ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी गहराई से समझाने वाली वीडियो के लिए लेवल अप हैबिट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया चैप्टर लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी चार्ट को पढ़ना सीख सकें और गलतियों से बच सकें। सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग की ओर एक कदम और बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले बुक समरी में, केवल लेवल अप हैबिट्स पर।